हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक, देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज। सरकार के मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पेश करेंगे बीजेपी सरकार का 5वां बजट। बजट में हर वर्ग को लुभाने की तैयारी में सरकार दिख रही है। बजट दस्तावेज को वित्त विभाग ने दिया अंतिम रूप। वित्त मंत्री ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव के साथ की बजट पर चर्चा। सीएम मनोहर लाल से भी बजट को लेकर हुई वित्त मंत्री की बातचीत। सरकार के मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट, ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से पहुंचा रहे आप तक। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु आज पेश करेंगे बीजेपी सरकार का 5वां बजट। पूरी कोशिश रहेगी सरकार की कि हर वर्ग को कैसे आकर्षित किया जाए, खुश किया जाए। बजट दस्तावेज को वित्त विभाग ने अंतिम रूप दे दिया है। वित्त मंत्री ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव के साथ बजट पर चर्चा की है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर राकेश गुप्ता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा बातचीत के लिए। राकेश, चुनावी साल है और बीजेपी सरकार का ये 5वां बजट, पूरी कोशिश रहेगी हर वर्ग को लुभाने की। बिल्कुल, देखिए अनामिका, हम ये पहले से कहते आए हैं क्योंकि चुनावी वर्ष है, पूरी तरह से लोकसभा और राज्य के विधानसभा का चुनाव भी सिर पर है। तो ऐसे में पॉपुलिस्ट जो बजट है वो आने के पूरे आसार हैं जी। और आपने देखा भी होगा कि हमने कैप्टन अभिमन्यु से बात की तो उन्होंने कहा कि हर वर्ग और हर तबके का जो है ख्याल रखा जाएगा जी। और जिस तरह से पिछले बजट आए हैं ये उससे भी बेहतरीन बजट होगा। तो कुल मिलाकर एक समझने वाली बात है। हालांकि ज्यादा खुलासा उन्होंने नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद जैसी जानकारियां मिल रही हैं युवाओं को लेकर और किसानों को लेकर जी, जो है ये बजट पर जो फोकस रहने वाला है। एक यूथ पॉलिसी, आप जानती हैं कि पहले से ही कैबिनेट में अप्रूव हो चुकी है और जो किसानों को पेंशन देने वाली बात है, सुभाष बराला की अध्यक्षता में जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट सरकार को दे चुकी है। ऐसा कृषि मंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस भी कहा है और ये भी कहा है कि किसानों को जो पेंशन है वो दी जानी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि पिछले साल का बजट जो है 1.25 लाख से ऊपर पहुंच गया है रिवाइज एस्टिमेट के साथ। अगर 12-13% की ग्रोथ भी माने जी, तो ये बजट जो है जो एक 40-45 के जो करीब पहुंच सकता है। और जैसा हमने कहा कि जो ये चुनावी साल है तो पूरी तरह से लोक लुभावना ये बजट होगा। जितनी मुख्यमंत्री घोषणाएं करते हैं जनहित की तो वो इस बजट में झलक देखने को मिलेगी। और सूत्रों का ये भी कहना है कि किसी प्रकार का कोई नया कर जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में होते हैं वो लगने के आसार नहीं है। और कर्मचारियों का, जैसे आप जानते हैं कि ये कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग रहता है, कृषि पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे में सभी अच्छा प्रावधान किया गया है और जो खूब पॉपुलिस्ट ये बजट जो है होने के आसार हैं। जिस तरह से चुनाव में घोषणाएं की जाती हैं तो ये बजट में जो है एक असर, क्योंकि भाजपा को जो है राज्य में लोगों ने पहली दफा सरकार सौंपने का काम किया था, तो पॉपुलिस्ट जो बजट है पूरी तरह से देखा जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए, मैं जरूर लौट कर आऊंगी। फिलहाल धन्यवाद आपका। हमारे साथ बीजेपी नेता जवाहर यादव जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। जवाहर जी नमस्कार। नमस्कार। जो ये कहा जा रहा है लगातार कि चूंकि चुनावी वर्ष है इसलिए हर वर्ग को लुभाने की भरपूर कोशिश होगी, इसका क्या जवाब देंगे इस बजट के जरिए? अभी तक जितने भी हमारे बजट आए हैं वो सब के सब हरियाणा के गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े, किसान, कमेरा वर्ग, इन सबको ध्यान में रखते हुए किए गए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है जी। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो बिजली का सुधारीकरण हो, तो इन सबको लेकर लगातार भाजपा की मनोज सरकार काम कर रही है जी। और ये हमारी खुद अभी राकेश जी को, शायद में राकेश जी हैं आवाज से, मुझे लगा को सुन रहा था जी जी कि हमारा बजट 1.25 लाख करोड़ का हो गया और जब हमारी सरकार आई थी तब ये बजट लगभग 62-65 हजार करोड़ का था, जो 1.25 लाख करोड़ का हो गया। यानी कि 4 बजट में ही हम इस स्थिति पे आ गए थे कि जो कांग्रेस का बजट था उससे दुगना हमने कर लिया जी। और जबकि हमने, और जो हमारे कच्चे बड़े हैं, क्योंकि 7वां वेतन आयोग भी हमने कर्मचारियों के लिए इसमें लागू किया है, इसके बावजूद भी हम डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा खर्च कर पाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने ज्यादा मजबूती से
लोगों को चीजें करके दी है। तो हमारा जो बजट है वो हरियाणा के लोगों को केंद्रित बजट है, वो चुनावी बजट नहीं। हमारे जितने भी बजट है सब में हरियाणा के लोगों का भला और देश का भला पहली प्राथमिकता है, उनका विकास पहली प्राथमिकता है, हमने प्रूव करके दिखाया है। चलिए, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और इस बातचीत के लिए धन्यवाद। शरद कुंडली हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। शरद साहब नमस्कार। नमस्कार। आज वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जब बजट को सदन में पेश करेंगे, क्या कुछ उसमें खास हो सकता है अगर संभावनाओं की बात करें? देखिए, मैं अभी हमारे भाजपा के राजनीतिक भाई हैं उनको मैं सुन रहा था और बड़ा अच्छा उन्होंने बोला। और ये कहना कि ये चुनावी बजट नहीं रहेगा, ये तो मुझे लगता है बहुत सही नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी सरकार का ये मंशा रहती है जब आने वाले चुनाव है तो जनता को लुभाया जाए, वोटरों को लुभाया जाए। और मैं समझता हूँ इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि आप अगर चुनावी बजट निकालते हैं तो आप जनता के हित में योजनाएं निकालते हैं। आप नेचुरली आप ये चाहते हैं कि जनता का उसमें भला हो, जनता जिससे खुश हो। और खुश जनता तभी होती है जब आप उनके फायदे की योजनाओं की अनाउंसमेंट करते हैं जी। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है इसमें कोई हर्ज नहीं है। और जहां तक बजट की बात है कि हरियाणा एक बहुत प्रगतिशील राज्य है और मुझे लगता है कि कृषि क्षेत्र की तरफ किसान समृद्धि अभी कल लॉन्च हुई है, तो कृषि क्षेत्र की तरफ सरकार और ध्यान देगी, इसकी तरफ और योजनाएं लाएंगी। किसानों के जीवन को, उनके कार्य को कैसे और समृद्ध बनाया जाए, इसके लिए जरूर आवंटन किया जाएगा बजट में। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा है, एजुकेशन है और हेल्थ है। ये 3 सेक्टर मुझे लगता है सरकार इन पे ध्यान देगी। इनसे रिलेटेड वेलफेयर स्कीम लाई जाएंगी या इनसे रिलेटेड कोई नई योजनाओं की अनाउंसमेंट करी जा सकती है, या जो अभी योजनाएं पहले ही चल रही हैं उनके ऊपर और ज्यादा आवंटन किया जा सकता है जो टोटल बजट होता है। तो मुझे लगता है जब आप चुनाव को ध्यान में रख के बजट बनाते हैं तो कुछ अगर आपका वित्तीय घाटा ऊपर नीचे भी हो जाता है तो आप उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सरकार दूसरे माध्यमों से उस घाटे को पूरा कर लेती है या ऋण के आधार पे जो जाता है। पर मुझे लगता है एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए, संतुलित अप्रोच के साथ चलना चाहिए कि बहुत ज्यादा राज्य की जो फिस्कल पोजीशन जिसको हम कहते हैं, फिस्कल प्रूडेंस अंग्रेजी में कहते हैं, वित्तीय हालत बिगड़े भी ना। और साथ साथ जितने भी क्षेत्र जिनको जरूरत है आज धन की और नई योजनाओं की, उनका भी आगे भला होता रहे और उनकी कार्य प्रगति पर रहे। बिल्कुल, नई योजनाएं और लोगों को लुभाने की कोशिश ये तो जरूर रहेगी सरकार की ओर से। जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर चुनाव को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है तो ये सब तो स्वयंभावी है। लेकिन शरद जी, जिस तरह से आपने फिस्कल डेफिसिट की बात की या फिर राजकोषीय घाटे की हम बात करें, ऑलरेडी हरियाणा जो है वो इतना कर्ज में डूबा हुआ है। क्या हम एक बैलेंस अप्रोच अगर नहीं रख के चलते हैं इस बजट में और लोक लुभावन बजट के तौर पर बजट को पेश कर दिया जाता है, तो इसका घाटा भरने की स्थिति में है सरकार? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर घाटा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका खामियाजा भी आम जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आपको उस घाटे की पूर्ति जनता के पैसे से ही करनी पड़ती है या ऋण से करनी पड़ती है। ऋण से आप करते हैं तो राज्य और ऋण में दब जाता है, उसके जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है, उसका बोझ है, वो रोज राज्य सरकार के ऊपर और आ जाता है और ऋण का बोझ भी आ जाता है। और अगर आप लोगों पे इसकी पूर्ति करते हैं तो लोगों में एक हाथ से देना, एक हाथ से लेने वाली बात हो जाती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल संतुलित अप्रोच की तो जरूरत है ही है। उसके अलावा मैं मानता हूं कि जीएसटी जब आया था 2017 में, तो जीएसटी में केंद्र सरकार का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और बहुत बड़ा एक राजस्व राज्य का जीएसटी के माध्यम से आता है। पर केंद्र सरकार आज भी कमिटेड है। जो भी जीएसटी में हरियाणा सरकार का घाटा होता है उसकी वजह से, जबकि जब वैट होता था या अन्य टैक्सेस होते थे, वो घाटा केंद्र सरकार उसकी भरपाई कर रही है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार तालमेल में चल रही है, दोनों तरफ भाजपा की सरकार है। तो अगर हरियाणा को कुछ भी घाटा होता है तो राज्य सरकार उनके लिए बैठी है। ये एक हरियाणा को बहुत बड़ा लाभ है किसी अन्य राज्य जो बीजेपी शासित नहीं है। तो मैं समझता हूं कि बजट में आज वित्त कैप्टन अभिमन्यु इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक संतुलित बजट लाएं, कृषि क्षेत्र की तरफ, महिलाओं की तरफ, एजुकेशन की तरफ, हेल्थ की तरफ, सोशल वेलफेयर की तरफ एक बराबर का आवंटन किया जाएगा और किसी भी क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, जिससे कि हरियाणा राज्य जो कि प्रगतिशील राज्य है उसकी प्रगति आगे नियमित रूप से चलती है। इतना तो तय है कि युवा और किसानों के लिए बहुत कुछ होगा, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन आवर में भी देखा और उससे पहले भी इन मोर्चों पर सरकार बहुत गिरी है।
जी हाँ, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी देश के सामने समस्या है। हालांकि मुद्रा योजना में सरकार ने बहुत लोन बांटे हैं, 12-13 करोड़ पूरे देश में लोन बांटे गए, जिसमें से हरियाणा को भी एक बहुत अच्छा हिस्सा मिला है जी। परंतु फिर भी रोजगार ऐसी परियोजनाएं मैं समझता हूँ सरकार जरूर ही लाएगी जिससे रोजगार और नए से नए जनरेट हो सके, नए से नए रोजगार बन सके, क्योंकि जो युवा है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, महिलाओं और युवा एक बहुत बड़ा तबका है जी। और युवा वोटर्स आज भारत की समझिए 65% आबादी 35 साल से कम की है जी। और अगर वो बेरोजगारी वहां पर रहती है तो किसी भी सरकार के लिए कोई बहुत अच्छा एक सिग्नल नहीं है। तो मैं समझता हूँ ऐसी योजनाएं सरकार अवश्य लाएगी जहां तक राज्य सरकार के पावर में है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हरियाणा के जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सके, उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके और वो आगे बढ़ सके। बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने और इतना कुछ और ज्यादा आपने जो विस्तार करके हमें बताया उसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी से संजय शर्मा जुड़ गए हैं। संजय जी नमस्कार। जी नमस्कार। आज लोक लुभावन बजट या लोक हित में बजट? देखिए पूजा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी लोगों की वोट लेने के लिए राजनीति नहीं करती। हालांकि राजनीतिक दल हैं तो स्वाभाविक रूप से सत्ता में बने रहना हर राजनीतिक दल का ये एक इच्छा रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल वोट के लिए राजनीति नहीं करती। प्रदेश विकास की गति में आगे बढ़े जी। और जो योजनाएं हमने 4 साल से चलाई हुई हैं वो और तेजी से आगे बढ़े, उसी सोचकर ये बजट को बनाया जाएगा। हर क्षेत्र के लिए पैसे का आवंटन हो, जो हमने विकास शुरू किया उस विकास को और आगे गति देकर के आगे बढ़ाएं। बेरोजगारी दूर हो, किसानों को उनका हक मिले, हर तबके को हर तरह से सुविधा मिले, यही सरकार की सोच है। समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को सुधारना ये सरकार का लक्ष्य है। उसी के तहत योजनाएं पहले भी बढ़ी हैं और इस बजट के माध्यम से भी अलग अलग मदों में इसी तरह से पैसा आवंटित किया जाएगा ताकि लोगों को उसका लाभ मिले। विपक्ष लगातार ये कह रहा है, अलग अलग कुछ विरोधी कह रहे हैं कि चुनावी साल है तो आप लोक लुभावन बजट लाने की पूरी कोशिश करेंगे ही। कुछ विपक्षी ये कह रहे हैं कि ये भी एक जुमला ही साबित होगा जो बजट आज पढ़ा जाएगा। विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है और विपक्ष होता भी इसीलिए है कि वो सरकार के अगर कोई गलत काम है उसकी आलोचना करे, लेकिन केवल आलोचना के लिए आलोचना करना ये भी विपक्ष का दायित्व नहीं होना चाहिए। आप पिछले 4 बजट को उठा करके देख लीजिए। हमने कोई अगर पहले साल का बजट था तो उसमें भी इस तरह से हर मदों में प्रावधान किया गया ताकि विकास हो। अगला बजट भी, तीसरा बजट भी और चौथा बजट भी और 5वीं बजट में कोई ऐसा नहीं है। हम खैरात बांटने में विश्वास नहीं रखते जैसे पिछले इतिहास में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इनकी सत्ता रही कि 4 साल कुछ ना करो और 5वें साल में लोगों को देख करके कुछ इस तरह की लोक लुभावनी घोषणाएं करके उनका वोट हासिल करो। भारतीय जनता पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती, लेकिन लोगों के विकास के लिए, क्योंकि स्टेट एक वेलफेयर स्टेट होता है, उसके आधार पर लोगों के लिए काम करना ये सरकार का दायित्व होता है और हम उस दायित्व को भली भांति समझते हैं और उसी को हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं। इस साल भी उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाएंगे। किसानों को विशेष ध्यान देना, जो व्यापारी हैं उनका ध्यान देना और औद्योगिक विकास और तेजी से हो उसके लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं और विकास के लिए क्या क्या और नई योजनाएं बन सकती है, उसमें किस तरह से पैसे दिए जा सकते हैं, इसके लिए आदरणीय वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी अपनी बजट के माध्यम से सब चीजों का प्रावधान करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय। हालांकि मैं लौट कर आती रहूंगी आप सबों के पास आपकी प्रतिक्रिया लेने के लिए। फिलहाल धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो आज हरियाणा सरकार की तरफ से बीजेपी सरकार का अंतिम और 5वां बजट वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सदन के पटल पर रखेंगे, पढ़कर सुनाएंगे। क्या कुछ लेकर आएगी सरकार ये देखने वाला होगा, लेकिन इस बजट से उम्मीदें क्या हैं यमुनानगर के लोगों की, वो देखिए। हाँ जी, सब कुछ सस्ता होना चाहिए। जैसे अब ये सरकार बदल रही है तो हमें दाल, चावल, चीनी इन पे भी हमें सस्ता होना चाहिए। मीडियम फैमिली के लिए बहुत मुश्किल है कि भाई गैस सिलेंडर वगैरह सब कुछ हमें सस्ता मिलना चाहिए। सरकार के 4.5 साल बीत चुके हैं और 5-4 महीने जो रह गए सरकार के इलेक्शन के दौरान, हम चाहते हैं कि सरकार ने जो अभी तक कुछ नहीं किया कर्मचारियों के बारे में, उम्मीद रखते हैं कि सरकार इस बजट में कुछ ऐसा कर दे जिससे कर्मचारियों के चेहरे खुल उठे और सरकार को भी आने वाले टाइम में कर्मचारियों की पूरी सपोर्ट मिल सके। युवाओं को रोजगार देने के बारे में कुछ सोचा हो या कहीं
किसी छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे, जैसे नगर निगम है या और भी ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, इन लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचना चाहिए। सर, इसमें एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए एक तो जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं जैसे, तो वो फीस बहुत ज़्यादा मतलब वसूल करते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो उन पे थोड़ा मतलब रोक लगानी चाहिए, थोड़ी फीस में कटौती होनी चाहिए। मेरा कहना ये है कि उनके लिए कुछ अगर वो चाहती हैं कि महिलाएं आगे बढ़ के आगे आए, तो उनको थोड़ी सी सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। उनके लिए कुछ ना कुछ उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देनी चाहिए। और एजुकेशन में तो सरकार फिर भी करती है कि हाँ गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन थोड़ी सस्ती हो गई, लेकिन आगे जाके बिजनेस करने के लिए या जॉब करने के लिए कुछ ऐसा कुछ खास हमें दिखता नहीं है कि मार्केट में, जो कि हम जिस शहर में रह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ होता है। हाँ भाई, ऐसा कोई गवर्नमेंट कुछ बॉडीज है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपके मतलब कोर्ट है, और यहाँ पे टोल पे हम लेडीज को बैठे हुए देखते हैं, और क्या देखते हैं? ना तो यहाँ पे टैक्सीज चलाते हुए देखते हैं हम लेडीज को, या ना तो हम यहाँ पे मोबाइल के मतलब कि किसी भी टाइप से, मतलब किसी भी अच्छे टाइप से जहाँ पे रिस्पेक्टफुल और एक सिक्योरिटी भी मिले, क्योंकि बीइंग इन हरियाणा यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो वो दिक्कतें तो देखिए आज भी थी, कल भी रहेंगी। लगता मतलब सरकार कुछ कर सके तो बहुत अच्छी बात है। प्राइवेट स्कूल का संचालक हूँ, और 134A जो सिर्फ हरियाणा में लगी हुई है, उसकी रीइंबर्समेंट के लिए मेरे को बहुत उम्मीदें हैं सरकार से, क्योंकि वो 200 रुपए के आसपास रीइंबर्समेंट दे रहे हैं एक गरीब बच्चे को, जबकि उसी तरफ जो सरकारी स्कूल में गरीब बच्चा पढ़ने वाला है उन पे 7 से 8 हजार रुपए पर महीना खर्च कर रहे हैं। हमारी ये डिमांड है कि गरीब जो बच्चे हैं वो चाहे हमारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उनको बराबर का दर्जा दिया जाए, और जो उनके फीस है वो एजुकेशन वोचर के रूप में उनके अकाउंट में डाली जाए, ताकि वो स्वाभिमान अपना के तरीके से कहीं भी अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सके। मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि आम जनता को देखकर उन्हें अपने निर्णय लेने चाहिए, और खास तौर से आज की डेट में ट्रांसपोर्टेशन ही सबसे ज्यादा महंगी हो रही है। अगर ट्रांसपोर्टेशन में हम डीजल पेट्रोल को जीएसटी के अंडर लेके आते हैं, तो कम से कम जो आम जनता पे वजन पड़ रहा है, या आपके ट्रांसपोर्ट के कारण जितना सामान को लेके आने जाने में साधन के कारण महंगा हो रहा है, उससे आम जनता को बहुत रियायत मिलेगी। बजट मतलब एक गृहिणी के हिसाब से अनाज दालें वगैरह सस्ती होनी चाहिए। जो पहले पीले कार्ड पे अनाज मिलता था, दालें मिलती थी, 35 किलो गेहूं मिलती थी, वो सब मिलनी चाहिए। और जो पेट्रोल डीजल है उस पे जीएसटी में आना चाहिए वो। और अगर मैं स्कूलों की बात करूं तो स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फीसें इतनी ज्यादा है कि मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकती वहाँ पे, उस पे लगाम कसी जानी चाहिए। रीएडमिशन की हर साल फीस ली जाती है, उसको कम किया जाए, और किताबों पर टैक्स घटाया जाए, ताकि गरीब से गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके। सरकार के मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट, बड़ी खबर चंडीगढ़ से लगातार बने हुए हैं। सरकार के इस अंतिम बजट पर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पेश करेंगे बीजेपी सरकार का, प्रदेश की बीजेपी सरकार का ये 5वां बजट दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया है वित्त विभाग ने। वित्त मंत्री ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव के साथ बजट पर चर्चा भी की। सीएम मनोहर लाल से भी बजट को लेकर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की बातचीत हुई है। करीब 1.25 लाख करोड़ का बजट पेश हो सकता है, ये भरसक संभावना है। सरकार के मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट, इस पर बड़ी खबर अपडेट के साथ लगातार बने हुए हैं, पहुंचा रही है बड़ी खबर चंडीगढ़ से। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पेश करेंगे बीजेपी सरकार का 5वां बजट। बजट में हर वर्ग को लुभाने की तैयारी में सरकार दिख रही है। बजट दस्तावेज को वित्त विभाग ने अंतिम रूप दे दिया है। वंदना पोपली हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ गई हैं। वंदना जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज बीजेपी सरकार की ओर से वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु 5वां बजट पेश करेंगे, क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए, आपने अभी स्टेटमेंट में बोला कि हर एक वर्ग को लुभाने की कोशिश करेंगी जी। मेरा भी यही मानना है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल की जगह उनको घोषणा लाल इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि वो घोषणा करते हैं भूल जाते हैं। अच्छा। अगर मैं बात करूं इनके मैनिफेस्टो में जो 154 वायदे थे वो कितने पूरे हो गए वो सब आपके सामने हैं, और कितनी घोषणाएं इन्होंने की और उसको वो भूल गए। तो पिछला बजट भी अगर मैं देखूं तो पिछले बजट में अधिकतर जितने भी इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, सबसे बड़ी जो इनकी
जो उन्होंने पिछले बजट में लेकर आए थे कि SYL के लिए उन्होंने 100 करोड़ रखे थे, तो SYL में तो एक पत्थर भी नहीं लगा, आगे बात ही नहीं बढ़ी। तो मुझे लगता है कि जरूर बड़े बड़े वायदे किए जाएंगे, जैसे गडकरी जी भी कहते हैं, उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि मैंने तो सबको कहा था कि ऐसे वायदे मत रखो जो पूरे ना कर सको। उन्होंने तो महाराष्ट्र का भी एग्जाम्पल दिया था कि महाराष्ट्र में किस तरह से इस तरह की चीजें रखी गई और उनको लगा कि ये सब पूरी नहीं हो पाएंगी, तो महाराष्ट्र की जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग अभी रख देते हैं इन सब चीजों को और बाद में देखी जाएगा, पूरा होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। तो वही बात है कि बहुत सारी चीजें तो सामने रखी जाएंगी, बहुत सारे वायदे किए जाएंगे, हर एक वर्ग को लुभाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन पूरा कुछ नहीं होगा। ये आपके सामने मालूम है कि सितंबर तक का बजट है, तो पिछला पूरा नहीं हुआ तो ये कहाँ से पूरा होगा कुछ भी। बीजेपी कह रही है कि हम 1.25 लाख करोड़ का बजट लेकर आने जा रहे हैं, मतलब ऐसी संभावना है। अगर अर्थशास्त्रियों की बात करें या जो दूसरे गणमान्य लोग हैं, जानकार है, वो कह रहे हैं। तो बीजेपी का इस पर कहना है, बीजेपी प्रवक्ताओं का, कि 60-65 हजार करोड़ से ज्यादा तो कभी बजट कांग्रेस का नहीं हुआ, हम दुगुना लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब हम विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। इसका क्या जवाब देंगी? पिछला बजट जो है 1,15,000 के करीब था, तो जरूर 1.25 लाख करोड़ का बजट ला रहे होंगे, मानते हैं इस चीज को। लेकिन एक सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के समय का बजट कितना आ था वो तो सब देख लिया, पर बाकी चीजें नहीं देखी कि आपने कर्जा कितना बढ़ा दिया, और वो जो पैसा आप यहाँ पर बजट के नाम पे एलोकेट करते हैं, एक्चुअल में वो कहाँ पर खर्च होता है वो भी देखने वाली बात है। गीता जयंती पैसे खर्च कर दिए जाते हैं, एक जो रियल मैसेज जाना चाहिए था गीता का वो नहीं गया। 30-30 हजार की गीताएं बांट दी जाती है जो कि 10 रुपए में मिल जाती है। हवाई यात्रा पे मनोहर खट्टर जी कितना पैसा खर्च कर देते हैं, तो क्या ये तो भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, बात करते हैं कि पारदर्शी सरकार है, लेकिन ये क्या सब भ्रष्टाचार में नहीं आता है? तो जो कर्जा है जो तकरीबन 70,000 करोड़ था वो अब कितना बढ़ चुका है, डबल हो चुका है। 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है हरियाणा पे कर्जा बढ़ चुका है। क्या उसको वो नहीं गिनवाएंगे कि हमने कितना कर्जा कर दिया? और वो पैसा, जनता का पैसा कहाँ पर जा रहा है वो भी देखने की आवश्यकता है कि वो बिना बात के ये जो अगर स्वर्ण जयंती उत्सव मनाया गया है या फिर आप इसको ले लीजिए गीता महोत्सव मनाया जा रहा है, इन सब पर खर्च किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जरूर यहाँ से शुरू किया, लेकिन जब CAG की रिपोर्ट आई तो उसमें क्लियर कहा गया कि जो भी पैसा बेटियों पे खर्च होना था वो लैपटॉप और मग खरीदने में खर्च हो गया, गेट बढ़ाने में खर्च हो गया। तो जो जनता का पैसा आप लगाइए, पैसा आप ठीक है आप 1.25 लाख करोड़ का लेकर आ रहे हैं, पर जो जहाँ पर लगना चाहिए वो पैसा लगे तो सही। ठीक है, जहाँ पर पैसा लगना चाहिए वहां पर वो पैसा लगे तो सही। आपने राजकोषीय घाटे की बात की, आपने कर्ज की बात की कि हरियाणा को कर्ज में डुबा दिया इस सरकार ने। आज जो बजट पेश किया जाएगा अगर उससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है और कर्ज वाली स्थिति बढ़ती है तो ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? देखिए, कांग्रेस तो लगातार सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ रही है। हम तो शुरुआत से पहले दिन से बोलते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक काम है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो और इनको इतनी अच्छी तरह से जनता के कान में डाल दो कि उनको सच लगने लगे। अगर आप इस चीज को देखिए कि कांग्रेस के खिलाफ किस तरह से दुष्प्रचार भी किया गया। कहते थे कि हम जो है भविष्य बदल देंगे, भारतीय जनता पार्टी जब आई थी, चाहे मैं उसको हरियाणा सरकार की बात करूं या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, जब उनको लगा कि हम कुछ नहीं कर सकते तो वो वर्तमान पर आ गए, चलो हम वर्तमान बदल देंगे। अब उनको लगा कि हमारे तो बस की कुछ भी नहीं है, ये चले गए इतिहास में। अच्छा, ये बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, ये बात करते हैं पटेल की। मैं अभी अमित शाह जी का बयान सुन रही थी, उन्होंने कहा कि अगर वल्लभ भाई पटेल अगर मुख्यमंत्री होते, आपकी जगह प्रधानमंत्री होते तो शायद ये जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉब्लम नहीं आती। बड़ी हैरानी की बात है, 1950 में पटेल जी उनकी मृत्यु हो गई थी, 52 में इलेक्शन हुए थे, 52 में इलेक्शन हुए थे, तो कहाँ से जो हमारे प्रथम इलेक्शन है तो कहाँ से प्रधानमंत्री बन जाते? तो हमारा जो स्टैंड है वो ये रहेगा कि हम लगातार लोगों के सामने आवाज लेकर जा रहे हैं, इनकी असलियत खोलने का काम कर रहे हैं, चाहे वो सदन की बात हो या सड़क की बात हो, और आगे भी हमारा यही रहेगा। और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता वो जान चुकी है, इनका काम सिर्फ झूठ बोलना है और बहुत जल्दी 2019 में उनके अभी जो इलेक्शन है उसमें लोगों के सामने आ जाएगा। वंदना जी, क्या कांग्रेस अपना विपक्षी धर्म निभा रही है? अभी तो बजट पेश भी नहीं हुआ और उससे पहले यह कहना कि आप केवल लोगों को लुभाने की ही कोशिश करेंगे, कुछ खास आप लेकर आने वाले नहीं है। आपने तो यहाँ तक कह दिया कि घोषणा लाल कहा जाता है
सीएम मनोहर लाल खट्टर को। तो ये विपक्षी धर्म है, पहले से ही एक टारगेट है कि नहीं ऐसा कुछ बजट आने वाला ही नहीं है, या बजट सुनने तक का बजट में क्या लेकर आ रहे कैप्टन साहब, ये एक होना चाहिए था, इंतजार होना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल इंतजार होना चाहिए, आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन एक कहते हैं ना, जब आपको किसी का चाल चरित्र और चेहरा मालूम हो, जब 4 साल में लगातार ये चीजें बार बार हो रही है, और मुझे यही उम्मीद है कि तो सितंबर तक का बजट है, तो कितना ही चीजें पूरी होंगी वो आपके सामने ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं जरूर लौटूंगी आपसे और भी प्रतिक्रिया जानने के लिए। फिलहाल धन्यवाद। हमारे साथ जेजेपी से अरविंद भारद्वाज जुड़ गए हैं। नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार जी मैडम। जननायक जनता पार्टी को क्या उम्मीद है आज बजट से? नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 4 सालों में सरकार ने जो काम नहीं किए, जो काम इनके अधूरे रह गए, इनकी घोषणाएं जो थी, जिसे संकल्प पत्र कहा करते थे, उनको पूरा करेंगे ये लोग। 154 जो वादे थे उसमें जो रह गए हैं सभी वादे इनके, उनको ये पूरा करेंगे, हम ये उम्मीद लेके चलते हैं। और जो राजकोषीय घाटे की आप बात कर रहे हैं, 1,60,000 करोड़ से भी ज्यादा का जो घाटा है आज हरियाणा प्रदेश के सिर जो कर्जा है, सरकार कोई ऐसी नीति लाए जिससे वो ये दिखा सके कि हम इस घाटे को कम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं भी उन्हें मिलती रहे। तो इस तरह का मैनेजमेंट अगर कैप्टन साहब ला सकते हैं तो हम स्वागत करेंगे ऐसे बजट का। परंतु पिछले जो 4 सालों का जो अनुभव रहा, जिस तरह के से इन्होंने घोषणाएं की, चाहे वो इन्होंने कहा कि हम सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, आज तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। इन्होंने कहा पहली कलम से गेस्ट टीचर पक्के होंगे, आज तक नहीं हुआ। इन्होंने कहा हम जो डीसी रेट पे जो नौकरियां हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, वो प्रथा हरियाणा से समाप्त करेंगे। बल्कि समाप्त करना तो छोड़िए, इन्होंने और ज्यादा भर्तियां इस तरह से की हैं। तो पिछला जो अनुभव रहा उसे देखकर बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, फिर भी देखना चाहिए, क्योंकि कैप्टन साहब बजट ला रहे हैं तो हम उम्मीद करेंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने कही यहाँ पर अरविंद जी, कि अगर राजकोषीय घाटा को भरने की बात भी लेकर आते हैं कि कैसे राजकोषीय घाटा को भरा जाएगा, अगर ये बात भी लेकर आते हैं कि जो घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं उनको किस तरह से पूरा किया जाएगा, तो आप इसका स्वागत करते हैं। कम से कम जेजेपी इंतजार तो कर रही है कि लेकर के आ रहे हैं वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, धन्यवाद आपका।